हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं कि जो हमारा यूपीटेट होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने जा रहा है, उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो किस लेवल के होंगे। एक छोटी सी वीडियो है जो होपफुली आपको बहुत ही काम आएगी। इस वीडियो में मैं मात्र आपको केवल 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मतलब ये एक वीडियो है जो बहुत ही लॉन्ग ना होगी, छोटा सा वीडियो है जहां पे हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे और ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस में बार-बार रिपीट हुए हैं। मतलब मैं बाल विकास के कुछ 7 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिनके माध्यम से एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, आप एक अच्छे से तरीका अपना सकते हो। जो है वो क्वेश्चन इतनी बार प्रीवियस में रिपीट हुए हैं, मतलब ओनली 7 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे कि जो है हम रोट मेमोराइजेशन पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, रटने पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, है ना? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सीटेड हो चाहे यूपीटेड हो, सभी में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो हो सके तो तैयारी आप बेहतर करिएगा, टाइम पास बिल्कुल मत करिएगा, है ना? स्टार्ट करेंगे फिर आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेड हो सकता है, यूपीटेड हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, इन एग्जाम के लिए इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं आप। और जहां पर भी आपको डाउट लग रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करिएगा। आई एम अ लर्नर, मैं सीखता हूं और सिखाता हूं, है ना? और हर इंसान जो होता है, मुझे लगता है लर्नर ही होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हम तो सब कुछ सीख गए हैं, मुझे तो सब कुछ आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? स्ट्रेटजी मैंने पूरी बता रखी है आपको कि सीटेट जो है, आपको चाहे यूपीटेड हो, किस तरीके से आपको पास आउट करना है। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। आप पहले जाके पैटर्न देख लीजिए, उसके बाद में आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा मैं, ताकि एक आपकी अप्रोच डेवलप हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आपको कुछ चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये बाल विकास के क्वेश्चंस हैं, सीडीपी के क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते देखते हैं कि क्या बात करी गई है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। जो चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहे हैं कि इनमें से ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात की है, मतलब भाषा विकास के बारे में बात की। देखो, भाषा के बारे में आप सभी को पता है, भाषा क्या होती है। एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है, एक संप्रेषण का माध्यम होती है, जिसके थ्रू हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी बातों को हम समझ पा रहे हैं और आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना? तो वही बात करी जा रही है, इनमें से कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट है यानी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा विकास के बारे में बात करी गई है। क्या वो बिने हैं, क्या वो चॉम्स्की हैं, क्या वो पेवलव हैं या मास्लो हैं? बताओ। देखो, अगर बात करी जाए तो बिने जो है, इन्होंने इंटेलिजेंस की बात करी है, यानी जो बुद्धि है उसके बारे में बात करी है। चॉम्स्की ने बात करी है एलएडी के बारे में, कि भाषा अधिग्रहण यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से। इसकी बात जो है चॉम्स्की ने करी है। देखो, भाषा की बात, भाषा विकास के बारे में चॉम्स्की ने बताया। किसने बताया हुआ है? चॉम्स्की ने ही बताया हुआ है। और मास्लो की बात करें तो इन्होंने मोटिवेशन के बारे में बताया हुआ है। लेकिन जो चॉम्स्की है, इन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो होता है उसके अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। क्या होता है? एक बच्चा होता है, उसके अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। कि वो बच्चा जो होता है इस संसार में इस क्षमता के समय जन्मजात पैदा होता है। मतलब जो भी बच्चा है वो बिल्कुल खाली प्लेट नहीं होता, उसके अंदर ये जन्मजात क्षमता होती है कि अगर आपने उसको एनवायरनमेंट दे दिया है तो वो किसी भी लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर सकता है। मतलब ये जन्मजात क्षमता के साथ में बच्चा पैदा होता है, जिसके बारे में प्याजे ने भी बताया हुआ है कि बच्चे जो होते हैं खाली प्लेट नहीं होते, वो अन्वेषण करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, खोज करते हैं, है ना? तो हमारे पास सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर हम जाएंगे चॉम्स्की के साथ में, जिन्होंने भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में बताया हुआ है। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट मारते रहना, मैं हर वीडियो में बताता हूं भाई कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो चीजें बहुत ही बेहतर होंगी और आप अच्छा खासा स्कोर करके आओगे वहां से, है ना? और अगर आप ओबीसी से हैं तो अगर मतलब ओबीसी वगैरह से हैं तो आपको केवल 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। मैं पैटर्न पूरा बता चुका हूं, आप जाके उनको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन रेडी कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आप पहले क्या प्लान करोगे। इन्होंने लिखा हुआ है कि माइक्रो टीचिंग जो होती है उसको पढ़ाने के लिए जब आप माइक्रो टीचिंग करते हो तो उसके फर्स्ट स्टेप क्या होता है। देखो, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं पढ़ाने के लिए आपको आया हूं तो ये मैंने पीपीटी पहले बना रखी है आपके सामने,
क्या मैं तुरंत की तुरंत बनाऊंगा? जैसे आप आ गए पढ़ने के लिए, फिर मैं बना रहा हूँ कि लाओ रुको भाई थोड़ा मैं पीपीटी बना लूं फिर मैं पढ़ा दूं आपको, है ना? तो पहले आप क्या करते हो, पढ़ाने से पहले आप योजना तैयार करते हो कि आज क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि पहले हम पढ़ाने से पहले यानी टीचिंग करने से पहले पहले स्टेप हमारा ये होता है कि हम योजना को बनाते हैं, तैयार करते हैं कि हमको पढ़ाना क्या है। मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को? कि जैसे मुझे आज ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने थे तो पहले मैंने टाइप किए उनके, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, है ना? ये नहीं आप पढ़ने आ गए फिर मैंने कहा लाओ पीपीटी बना लें, है लाओ ये कर लें लाओ वो कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक योजना बेहतर तैयार करते हो जिसके माध्यम से आप बच्चों के अकॉर्डिंग उनको परिवेश देते हो कि आज हमको ये पढ़ाना है ना? तो हम जाएंगे बी के साथ में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में किसकी बात करी गई है। चलो जवाब थोड़ा सा आप भी हो सकते हो देते रहो ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड को और बताओ मुझे इसमें किसकी बात करी गई। देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इतनी बार रिपीट हुए इतनी बार रिपीट हुए मैं आपको बता भी नहीं सकता, है ना? हर सेट में दिए गए, अगर आप प्रीवियस जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है कि विच वन इज नॉट द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा उपागम है जो शिक्षण सूत्र नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, पढ़ाने का तरीका नहीं है। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, यानी सूत्र की बात करी जाए। देखो अगर मैक्सिमम की बात करी जाए, सूत्र की बात करी तो एक छोटी चीज होती है, एक फॉर्मूला जो होता है जिसके माध्यम से हम चीजें क्लियर कर पाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात कर, लिखा हुआ है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक बात है, हम अननोन से नोन की ओर जानते हैं कि हमें कुछ नहीं पता होता है फिर भी हम धीरे धीरे चीजों को सीख लेते हैं, है ना? ये भी एक फॉर्मूले की बेस पे ही चलते हैं, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चीजों को क्लियर कर पाते हैं कि हम चीजें अन्योन्य से नोन की ओर चलते हैं, हमें नहीं पता होता है फिर भी हम धीरे धीरे करके लेवल को सीख लेते हैं, है ना? तो ये भी ठीक बात है, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बी में लिखा हुआ है दृश्य से अदृश्य की ओर, ठीक बात है, ये भी सही है। सरल से कठिन की ओर, पहले हम साधारण चीजों को सीखते हैं फिर धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते हुए चले गए बड़ी चीजों को सीखने लगते हैं, ये भी ठीक है। ये भी एक मैक्सिमम, ये सूत्र दिए गए हैं मान लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे निगमन और आगमन दिया गया है, ये एक मेथड है। निगमन का मतलब होता है कि जब आप पहले नियम बताते हो फिर आप एग्जाम्पल बताते हो, वो होता है निगमनात्मक मेथड। आगमनात्मक में होता है कि पहले आप एग्जाम्पल बताते हो फिर उसके बाद में आप रूल्स बताते हो, सॉरी एग्जाम्पल बताते हो फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद में आप रूल, देखो एग्जाम रूल टू अगर आप रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हो तो वो निगमन होता है, और अगर आप एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हो तो वो होता है आगमन विधि होती है, कि पहले आप उदाहरण पेश कर रहे हो उसके बाद में धीरे धीरे करके आप रूल बता रहे हो। तो ये एक प्रोसेस है। जबकि हमसे सूत्र की बात करी गई है ना? तो कौन सा नहीं है, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया था, जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। तो डी ऑप्शन की बात यहाँ पे नहीं करी गई थी, कोई भी मेथड की बात नहीं करी गई थी। मेथड जो होता है वो थोड़ी बड़ी चीज है, पर एक सूत्र एक फॉर्मूला जो है वो छोटे से लेवल से स्टार्टिंग होती है उसकी, है ना? तो फुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात करेगी, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखो यहाँ पे कोई समझाने वाली बात दी नहीं गई है ना, केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछ दिया गया है कि जो हमारा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत जो होता है उसके बारे में किसने बताया हुआ, क्या वो मास्लो ने बताया हुआ है, हर्जबर्ग ने बताया हुआ है, विक्टर ब्रूम ने बताया हुआ है, स्किनर ने बताया हुआ है। आप खुद समझ सकते हो, मैंने पहले बता रखा है आपको कि मास्लो जो है वो किससे रिलेटेड है या स्किनर किससे। स्किनर जो है वो अनुकरण करके बताते हैं कि आप बच्चा जो होता है वो अनुकरण यानी इमिटेट करके सीखता है लोगों से, लेकिन यहाँ पे अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत की बात करी गई है तो ये है विक्टर ब्रूम। यहाँ पे मैं आपको क्या ही समझाऊं, एक ऐसे आप देख लीजिएगा जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे और ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आया, देखो अगर आप मॉक टेस्ट बेहतर तरीके से लगा रहे हो तो अगर आप पेपर देने भी जा रहे हो तो वहां पे आपको याद आ जाएगा, तुरंत मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस होता है बच्चे का कि अगर आप पहले पढ़ रहे हो अगर आपके सामने वही क्वेश्चन है आपको तुरंत याद आ जाएगा मेरे भाई कि आपने पढ़ा हुआ है विक्टर ब्रूम के बारे में कि इसका आंसर ये होगा, है ना? तो हम जाएंगे सी के साथ में, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बहुत छोटा सा सेशन है, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल बोर ना हो यार मेरे, और मैं भी बिल्कुल बोर ना हो। कहीं पर अगर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करो, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियो ही हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो जरा और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक की विशेषता क्या नहीं होती है, बताओ यहाँ पे। अब ये तो आप समझ सकते हो, आपने टीचिंग ट्रेनिंग कर रखा होगा, इतनी समझ तो आपके अंदर होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो गुड टीचर की, एक अच्छे अध्यापक की नहीं होती है। देखो अच्छा अध्यापक आजकल के टर्म पे देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो है
अगर आप कह रहे हैं कि सारे बच्चों को साथ में लेके चल रहे हो, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को फॉलो कर रहे हो, सारे बच्चों को साथ में लेके चल रहे हो, सारे बच्चों के अकॉर्डिंग आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट मेथड यूज कर रहे हो, तो आप अच्छे हो, है ना। मतलब सारे बच्चों को आपको साथ में लेके चलना है। आजकल के बच्चों को देखा तो इतने बदतमीज, इतने हो गए हैं। मतलब वही एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मैं आप लोग की बात नहीं, मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चे ऐसे हो गए हैं जिनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बेटा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लो, बेटा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लो, ऐसे हो गए हैं। तो आपको वो जमाना नहीं रह गया है कि जहाँ पे आपको मार पीट के पढ़ाना पड़ेगा, है ना। वो जमाना है ही नहीं जहाँ पे पहले टीचर्स मारते थे, पीटते थे, जबरदस्ती पढ़ाते थे। आजकल के तो ऐसे हैं कि जरा सा अगर आपने मार पीट दिया ना, तो घर से तुरंत आ जाएंगे मम्मी पापा, पेरेंट्स आ जाएंगे कि भाई मेरे बच्चे को मार क्यों दिया। यार अगर इतना ही चीजें चाहते हो तो आप क्यों स्कूल भेजते हो भाई, है ना। तो वही चीजें होनी चाहिए। पहले ये बिल्कुल था नहीं, लेकिन आजकल के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है टीचर को संवेदनशील होना पड़ेगा। बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है यार मेरे, कि वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम करो, है ना। वही बात करी जा रही है। तो अच्छे अध्यापक की विशेषता क्या नहीं है, निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। मैंने आपको बता दिया कि वो टीचर जो चाहता है कि मैं तो ऐसे टीचर हूँ, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा और मैं मारूंगा तो मारूंगा, मैं ऐसे हूँ, है। ये गलत बातें हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आजकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आजकल का अकॉर्डिंग, अगर बच्चे के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे तो सर्वाइव करना ही आपका मुश्किल पड़ जाएगा पहली बात तो वहाँ पे, है ना। क्योंकि बच्चे आपको जीने नहीं देंगे वहाँ पे, अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। वही चीजें हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि आजकल का मैनेजमेंट भी थोड़ा ऐसे ही है कि वहाँ के जो भी हाई मैनेजमेंट है, वो भी बच्चों को ही सुनता है कि बच्चे टीचर ने कैसा पढ़ाया, है ना। तो पहले वाली चीजें नहीं रही हैं अब, जहां तक कि देखा जाए, जितना मैं फेस कर रहा हूँ आजकल, वो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो टीचर को स्वेच्छाचारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है पढ़ो वरना भाड़ में जाओ, है ना। ये गलत बात है। तो हम जाएंगे सी के साथ में, सी इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे। यहाँ पे कोई जनतांत्रिक की बात नहीं करी, ना कोई सहानुभूति की बात हो रही है, और ना ही कोई वांछनीय सूचनाओं की बात हो रही है। यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया था, जो गलत है वही सही है। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 6 में किसकी बात करी गई। देखो यहाँ पे क्लाउड की बात करी गई। क्लाउड पिक्चर जो होते हैं उनकी बात करी गई। एक टेस्ट होता है, एक परीक्षण होता है। क्या होता है ये एक परीक्षण होता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर वाइल द मेजर, क्या लिखा, मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो जिसको कह रहे हैं कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट में, जिसके किसके मापन में यूज करते हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है उसको किसके मापन में यूज करते हैं। क्या वो बुद्धि होती है, व्यक्तित्व होता है, अभिक्षमता होती है, अभिरुचि होती है। यानी क्या वो इंटेलिजेंस में मापने के काम आता है, पर्सनैलिटी में काम आता है, अभिक्षमता में काम आता है, या फिर इंटरेस्ट में काम आता है। देखो जो भी क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये क्या होता है, क्लाउड के आकार की 3-4 पिक्चर बनी होती है इस टेस्ट में ऐसे करके, है ना, क्लाउड के आकार की। तो ये टेस्ट जो होता है वो व्यक्तित्व को मापने यानी पर्सनालिटी को जज करने के लिए होता है। कहां पे, व्यक्तित्व, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। ओवर हियर हम जाएंगे बी के साथ में। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं मेरे भाई, है ना। सारी ऑफिशियल आंसर की आप चेक कर सकते हैं इजीली। फिर भी कहीं डाउट रहेगा तो मुझे बताना जरूर आप। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि मिरर ड्राइंग टेस्ट, यानी मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है यानी दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही। मापने हेतु, किसको मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण का आप यूज करते हो। देखो लिखा होगा ना कि मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है उसका यूज हम किसकी मेजरमेंट में करते हैं, आपको बताना है। क्या वो अधिगम की गति होती है, अधिगम अंतरण होता है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी होती है, या अभिरुचि इंटरेस्ट होता है, बताओ। देखो जो दर्पण चित्र परीक्षण होता है इसमें क्या होता है, आपके सामने एक मिरर रखा होता है जिसके सामने कोई एक्टिविटी कराई जाती है और इस मिरर के अकॉर्डिंग चेक की जाती है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक टेस्ट होता है जो चेक करता है अधिगम की गति, यानी किस लेवल से आप सीखते हो, है ना। मतलब आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है और उसके सामने जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप गतिविधि कर रहे हो, उसको मिरर में देख के चेक किया जाता है। तो ये है अधिगम की गति, यानी हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि लर्निंग कैसे हो रही है, अधिगम कैसे हो रहा है। अधिगम वो होता है जहाँ पे हम रूल और रेगुलेशंस के कुछ जरिए कुछ सीखते हैं, वो अधिगम होता है। लेकिन अगर आप स्वाभाविक रूप से कुछ सीख रहे हो तो वो भाषा अर्जन होता है। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 7 क्वेश्चन में कितने आपने सही किए वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कहीं पर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। हम नेक्स्ट कमेंट, पहली बात तो जवाब मैं जरूर दूंगा आपके कमेंट का, कहीं पर अगर आप डाउट रह गया हो फिर भी, है ना, तो आप बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। आप बताइएगा जो देखो टाइम पास, मैं लास्ट में फिर से कह रहा हूँ कि टाइम पास बिल्कुल मत करना मेरे यार। लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ते हैं यहाँ पे, है ना। और ये समय एक बार निकल गया ना दोबारा बिल्कुल नहीं आने वाला। टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो, ये समय कल जो है वो कल ही आएगा। आप कल बिल्कुल मत करिएगा, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।